नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टेट फैमिली, टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है। ये क्लास नंबर 14 है बाई जायसवाल सर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले क्वेश्चन का जो मॉक क्वेश्चन था पिछले क्लास का, पिछले पार्ट का, उसका भी हम आंसर करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। और टॉप 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जुलाई में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और इसके जो पिछली क्लासेज है आई बटन पर लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, शुरुआत करते हैं, जो पिछले क्लास में मॉक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सर्वोत्तम होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में जब विद्यार्थी कोई त्रुटि करता है उससे संबंधित आपकी दृष्टि से यानी शिक्षक की दृष्टि से आपका जो कथन है वह आपको बताना सर्वोत्तम कथन कौन सा होगा। विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां जो होती हैं अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। ये कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं त्रुटियां एक अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं, एक हिस्सा होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, अधिगम के लिए इसलिए हो जाती हैं क्योंकि कई अनुक्रियाएं त्रुटिपूर्ण होती हैं। मतलब उसके समाधान के लिए जो समस्या आती है, त्रुटि होती है, बहुत अनुक्रियाएं करता है बच्चा, जिसमें से कई अनुक्रियाएं त्रुटिपूर्ण होती हैं। अतः वह अनुक्रिया या सही अनुक्रिया करना फिर धीरे धीरे सीख लेता है। इसी प्रकार सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को स्वाभाविक अनुक्रिया मानना चाहिए और उसे निरंतर बेहतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों की बेटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। जी हाँ, बच्चों की बेटियों के बारे में कि बच्चों की त्रुटियाँ, यहाँ पे त्रुटियों को हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे त्रुटियाँ हो जाएगा। ठीक है, बे की जगह आपको ट्रू कर लेना है, त्रुटियाँ। तो बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। बच्चे तब त्रुटियाँ करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियाँ करने पर दंड देते हैं। बच्चों की त्रुटियाँ शिक्षक के लिए महत्वहीन है, मतलब कोई महत्व नहीं रखती है, या असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियाँ करते हैं। देखिए, बच्चे जो त्रुटियाँ होती हैं वह सीखने के प्रक्रिया का एक अंग होता है, एक भाग होती है, एक ठीक है प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम सीखते हैं तो गलतियाँ हमसे होती हैं, ठीक है, सबसे होती हैं, और जो गलती होकर सीखता है फिर वही चमकता है, वही सिलेक्शन 100% पाता है, क्योंकि वो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो न्यू होता है, एक बेस्ट होता है, वो उसे पता होता है। केवल उसे अब क्या और थोड़ा और बेहतर करना होता है और सीधा सिलेक्शन का रास्ता उसे मिल जाता है। अब बात करेंगे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में प्रश्नों की। आपने ऐसा देखा होगा बच्चों के पढ़ाने का जो तरीका है शिक्षण विधियों में, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों का निदान कैसे करना है, उसका उपचारात्मक शिक्षण, इन दोनों के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, प्रश्न करेंगे। नैदानिक परीक्षा, जी हाँ साथियों, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। जी हाँ साथियों, नैदानिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है, वह सभी जानते हैं, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, जी हाँ, आप सभी लोग शिक्षक बंधु व भावी अध्यापक अध्यापिका हैं जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उनकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें या बच्चे के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करें।
तो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तभी हो सकती है जातियों साथियों, शिक्षक बंधुओं, भाई बहन, टीचर्स, जो जब हम हैं बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। पांचवा प्रश्न साथियों स्क्रीन पर दिया गया है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, जो कमी रह जाती है, विद्यार्थी जब सीखते हैं तो कुछ रिक्तियां होती हैं, कुछ कमी होती हैं, तो उनके निदान के बाद क्या चाहिए? सघन अभ्यास कार्य करना होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्ध के बारे में बताना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे शिक्षक बंधु, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें। जी हाँ, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, जो कमी रह जाती है, उनके निदान के बाद जो है आपको समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, उनके निदान या पहचान के पश्चात समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, क्योंकि उपचारात्मक कार्य के द्वारा सीखने में आई त्रुटियों का निराकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिना ऑप्शंस के प्रश्न करेंगे, डायरेक्टली आंसर करेंगे। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? सभी बताइएगा। जी हाँ, जो कक्षा शिक्षण के उपरांत जब कक्षा में शिक्षण हो जाता है, इसके बाद छात्रों की अधिगम संबंधी जो समस्या होती है उसके जानने के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है उस परीक्षण का नाम बताना है, और वह परीक्षण आपका कोई नहीं, आपका निदानात्मक परीक्षण हो जाता है। क्या हो जाएगा साथियों? निदानात्मक परीक्षण की बात करेंगे। साथियों, निदानात्मक परीक्षणों का जो निर्माण है क्रो एवं क्रो का अनुसार है, और आप जानते हैं क्रो एवं क्रो की परिभाषा, कथन, स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न, संभावित प्रश्न। तो निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों को अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है, और पूर्ण सावधानी से निर्मित किए गए निदानात्मक परीक्षण में किसी विशेष विषय के अधिगम के किसी विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है, ताकि छात्र की योग्यताओं और कमजोरियों को ज्ञात किया जा सके और उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जा सके। सातवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। मधु गणित में कमजोर है। जी हाँ, मधु एक बालिका है जो गणित में कमजोर है। तो एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से आप मान लीजिए एक अध्यापक अध्यापिका है, आपकी नियुक्त होती है, आप प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, मिडिल में पढ़ाने जाते हैं। मधु एक बालिका जो गणित में कमजोर है, अर्थात गुणा भाग जोड़ घटाना में कमजोर होगी। तो एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से देखा जाए, अगर आप अपने आप को एक अच्छे अध्यापक मानते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए है कि उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है। अब कारण आपको ढूंढना है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो ये फिर लिंग पक्षपात का हो जाएगा, ये प्रश्न ऑप्शन कर ही नहीं सकते। उसके माता पिता अनपढ़ है, तो ये भी, क्योंकि जो पढ़ाई होती है जो, ठीक है, वो आपके, ठीक है, डिपेंड करता है, आपके जीन्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन माता पिता अनपढ़ तो ऐसा नहीं है, ये भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। उसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, ये भी हो सकती है, लेकिन कमज़ोर दिया गया है। ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं रही, उसका मन नहीं, कमज़ोर दिया गया है। तो रुचि से संबंधित ये भी काफ़ी हद तक हमारा ना ही के बराबर है। तो हमारा चौथा ऑप्शन बनता है, क्या कारण हो सकता है? गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि एक अच्छे अध्यापक है आप, और आपका विद्यार्थी गणित में कमजोर है, मतलब कहीं ना कहीं गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण हो रही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, तो आता है एक कुशल अध्यापक का यह अनुमान लगाता है गणित शिक्षण की विधि ही त्रुटिपूर्ण होगी, इसलिए शिक्षण विधि में परिवर्तन करके मधु को गणित विषय में ठीक किया जा सकता है। अक्सर देखेंगे बच्चे, अगर आप लोग 2 और 3 बताएंगे तो बच्चे 5 नहीं बता सकते हैं। बच्चे में 3 और 2 का माइनस करेंगे, बच्चा 1 नहीं बता सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं मान लीजिए 2 कुत्ते इधर बैठे हुए हैं, 3 कुत्ते उधर बैठते हैं। कहते हैं अगर मान लीजिए बच्चा से पूछा गया रास्ते में जाते हो, 2 कुत्ते घर के बाहर मिलते हैं और 3 कुत्ते स्कूल के बाहर, विद्यालय के बाहर मिलते हैं, टोटल कितने कुत्ते हो गए? तो बच्चा फटाफट बता देता है 5 कुत्ते हो गए। उसी प्रकार बताया गया कि आपकी मम्मी ने आज माता जी ने 3 रोटियां दी, जिनमें से 2 रोटियां खा लिया और 1 रोटी थाली में बच गई। मतलब ये नहीं बताते कि 1 रोटी, बताया 2 रोटी खा लिया। अब बताओ थाली में कितनी रोटी बची? बच्चा बोलता है सर जी 1 रोटी बची। मतलब कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, ये प्रश्न पर आ गया कि कहीं ना कहीं जो शिक्षण विधि है वह परिवर्तन करके बच्चों को सिखाया जा सकता है उनकी भाषा में ही। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न।
साथियों, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक होते हैं, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति होते हैं, उद्दीपक वस्तु प्रविधि होता है, प्रकाश, ध्वनि, गंध होता है, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक, ध्यान दीजिएगा, अवधान के जो आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक होते हैं वह रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति कहलाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अवधान के आंतरिक व व्यक्तिनिष्ठ, आंतरिक मतलब हमारे अंदर का, व्यक्तिनिष्ठ भी वही कहलाता है, वो निर्धारक रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति होता है। अगर आपकी रुचि टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो आपका लक्ष्य भी होगा सिलेक्शन पाना, फिर आपकी अभिवृत्ति अवश्य हो जाएगी। तो रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति की बात करेंगे। वैसे अवधान के आंतरिक जो निर्धारक होते हैं, अभिरुचि, लक्ष्य, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ, ये सारे होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा बताइए। अवधि होती है, रुचि होती है, नवीनता होती है, आकार होता है। सभी बताइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की बेस्ट क्लास चल रही है। जी हाँ, सिलेक्शन वाली क्लास चल रही है। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा आपको बताना है। आंतरिक दशा हमारी रुचि होती है, व्यक्तिनिष्ठ की बात करेंगे। ठीक है। तो कोई भी ध्यानपूर्वक, ध्यान केंद्रित होकर ये सारी वीडियो, सारी क्लासेस के क्वेश्चन अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं, मतलब आपकी रुचि होगी। देखिए, जब आपकी इंटरेस्ट होंगे, रुचि होगी, तब अपने आप माइंड एब्जॉर्व करता है, अपने आप माइंड ये सारे क्वेश्चनों के आंसर स्टोर कर लेता है, और फिर एग्जाम टाइम में या जब कोई पूछता है तो आप फिर वो बता देते हैं। ठीक है। तो रुचि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए, व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगा कर करता है, जिससे आनंद की अनुभूति भी होती है। तो ये समझ लीजिए, रुचि आप में तभी आएगी जब किसी कार्य में अगर आपको आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति आ रही है, इस क्लास ज्वाइन करने में आनंद की अनुभूति आ रही, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी रुचि है। क्योंकि रुचि किस लिए है? क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जयसवाल सर, आप सभी के माता पिता को नमस्कार, प्रणाम करते हैं, और इस क्लास पे कंटिन्यू कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। साथियों, वे कौन से बाह्य कारक, अब यहाँ पे बाह्य कारक पर ध्यान दिया गया है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बच्चा कक्षा में रुचि लेना चाहता है, लेकिन ऐसे बाह्य कारक है जो वह रोकते हैं। भावना और मनोभाव है, संस्कृति, प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। आप लोग शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति होती है, बताइए एक बच्चा है जो रुचि लेने से उसको बाह्य कारक कौन रोक रहा है? बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से कारक एक आंतरिक होता है बाह्य, लेकिन वह बाह्य कारक रोक रहा है, और वह बाह्य कारक संस्कृति और प्रशिक्षण हो जाता है, जो कि बच्चा बाहर से सीखता है, देख कर सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। बी ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? संस्कृति और प्रशिक्षण की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, भावना और मनोभाव, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य, प्रयोजन, ये आंतरिक कारण है। जो सारे ऑप्शन दिए गए ना, ये आपके आंतरिक कारण है। भावना हो गया, मनोभाव, ये तो अंदर से आएगा। बच्चे का दृष्टिकोण हम जो देखते हैं अपने अंदर के, अपने सोच से देखते हैं। लक्ष्य और जो प्रयोजन हमारे होते हैं, हमारे आंतरिक, हमारी जो क्षमताएं हैं, हमें जो करना होता है वह लक्ष्य और प्रयोजन करते हैं, ये आंतरिक हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत जो परीक्षण होता है वह बाह्य कारक यहाँ पे आ जाएगा। तो बाह्य कारक रुचि लेने से रोकते हैं, संस्कृति और प्रशिक्षण की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, कहाँ पर करता है? विद्यालय में करता है, क्योंकि 6 के बाद सभी को पता है। ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चा ज़्यादातर कहाँ होता है? विद्यालय में होता है। लगभग 6 से लेकर 8 घंटे बच्चा विद्यालय में होता है। सुबह शाम 1-2 घंटे आस पड़ोस में कम ही रहता है, घर में बाकी रात में सोता है, पढ़ता लिखता है। ठीक है। तो इस आयु वर्ग को विद्यालय की प्रवेश अवस्था भी कहा जाता है। जी हाँ, बाल्यावस्था को जो है 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था, या 6 से 10 वर्ष तक की अवस्था जो है, यह आयु वर्ग को विद्यालय की प्रवेश अवस्था। प्रश्न आ सकता है कि विद्यालय की प्रवेश अवस्था कहा जाता है, तब आपका जवाब होना चाहिए 6 से 10 वर्ष तक की बात करेंगे। क्योंकि इस अवस्था में पहली बार बालक अपने पारिवारिक परिवेश से निकलकर बाहरी परिवेश में प्रवेश करता है। इसलिए 6 से 10 वर्ष तक की अवस्था वाले बालकों में विद्यालय के प्रति फिर रुचि बढ़ती है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस वर्ष के अवस्था में बालकों में विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ती है? वह 6 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। अगला टॉपिक आपका है बोध, संज्ञान, अर्थ एवं सिद्धांत से संबंधित अब प्रश्न करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या रहेगा टॉपिक? है आपका बोध, संज्ञान का अर्थ एवं सिद्धांतों की बात करेंगे। प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है?
तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। किसका होता है? अभियोग्यता का विकास होता है, जो मुख्यतः बौद्धिकता से आपका संबंधित होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो राइट ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो एक समृद्ध और विविध वातावरण उपलब्ध की बात करेंगे। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है? आपके एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन की हम बात करेंगे, क्योंकि वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। और वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो सामाजिक होता है सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। जी हाँ, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है और उसमें भी प्रभावित ही होता है। किसका कहना है? वाइगोस्की का कहना है। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? जीन पियाजे को हलवर्ग थांडाइक हो गया, आपके ईपी पालाव महोदय जी हो गए, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टनबर्ग हो गए आपके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बहुबुद्ध का सिद्धांत सभी लोग परिचित होंगे। जी हाँ, सभी लोग बताइएगा। तो पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? देखिए, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप, ये तीनों जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन भाषा नहीं करती है। जो व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा प्रभावित नहीं करती, बाकी सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप ये तीनों प्रभावित करते हैं, ठीक है। और वाइगोस्की का कहना है कि भाषा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। जीन पियाजे जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन वाइगोस्की कह रहे हैं कि भाषा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। इन दोनों में लड़ाई छिड़ी हुई है। जीन पियाजे जी कहते हैं नहीं है और वाइगोस्की कहते हैं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो बाधक अपने आप में होता नहीं। अगर आप प्रश्न पूछें तो बाधक नहीं होता, ये तो हेल्पफुल होगा, मदद हो जाएगा, बच्चे की रुचि होगी, जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं, शिक्षण विधियों को अपना रहे हैं। विकास और सीखना सामाजिक संस्कृत संदर्भों से अप्रभावित है, तो अप्रभावित शब्द भी अपने आप में गलत है, क्योंकि विकास सीखना समाज संस्कृत संदर्भों में प्रभावित होता है और यहाँ पे कह रहा अप्रभावित है, ये भी कथन असत्य है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता कोई नहीं है, क्योंकि विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप में, हमारे में विभिन्नताएं हैं, बालक बालिका शिक्षार्थी में विभिन्नताएं हैं, ठीक है, शिक्षक विभिन्नताएं हैं। तो ये बताइए, तो विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से कैसे सीख सकता है? यहाँ पे विद्यार्थी दे दिया, कोई एक नाम दिया होता तो हम मान लेते भैया विद्यार्थी, शिक्षार्थी, बालक बालिका का नाम दिया जा रहा है, तो निश्चित तरीका यहाँ पे नहीं होगा। खेलना संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अब देखिए, यहाँ पे सार्थक शब्द दे दिया गया। सार्थक शब्द हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक शब्द मानिएगा। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा कथन सत्य दिया गया है, क्योंकि देखिए संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा तक होने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। अतः बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक हो जाता है। अगला वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा, एक एक कमेंट फीडबैक श्रोपर है, शर्मान है, जयस्वाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। माँ सरस्वती जी से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं, आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए। आप लोग जो मेहनत करते हैं, यह मेहनत का सफल साकार होने वाला है। आपके घर में सरकारी सीट आने वाली है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आपके माता पिता खुश होने वाले हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे, मात भवानी जग कल्याणी, मात भवानी जग कल्याणी, वेदों ने तेरी महिमा न जानी, वेदों ने तेरी महिमा न जानी, जय 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 है वीणा वाणी, जय 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 हो वीणा वाणी। ठीक है, माँ सरस्वती जी से अभिनंदन प्रार्थना कर चुके हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके
सकारात्मक विचार के लिए, आपके मन में प्रसन्नता के लिए, आपकी रुचि के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके घर की खुशी के लिए। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा बेहतर तरीके से। ऐसा कथन, ऐसा स्थान जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है साथियों, वह आपका स्थान और कोई नहीं, क्या कहलाता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है साथियों, एक ऐसी जगह है जहां उस शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, बालक बालिका को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। वो आपका होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यानी कक्षा का वातावरण। संवेग का अर्थ विशेषताएं एवं संवेगात्मक बुद्धि, इनमें से कौन सा संवेग तत्व नहीं है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं व्यवहारात्मक संवेग का अर्थ विशेषताएं, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। संज्ञानात्मक है आपका दैहिक है, लेकिन संवेदी नहीं होता। संवेग का अर्थ विशेषताएं, संवेगात्मक बुद्धि का आपका संवेदी तत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, संवेदी संवेग का तत्व नहीं होता है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने वाले प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है। क्या होता है संवेग? संवेग उत्पन्न होने वाले प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला स्तर शारीरिक पर, दूसरा होता है मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी प्रक्रिया होती है। और दूसरी जो आपका स्तर है मानसिक स्तर, इस पर विचार प्रक्रिया तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी और संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने समझ लिया, संवेग उत्पन्न होने वाली प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाया जाता है। पहला होता है शारीरिक स्तर, दूसरा होता है मानसिक स्तर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल प्रश्न है, गोलमोल प्रश्न है, और इस प्रकार के गोलमोल के प्रश्न, गोलमोल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोलमैन जो है किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि से संबंधित है। गोलमैन का जिक्र हो चुका है। सभी यहाँ पे गोल गोल प्रश्न पूछा जाएगा। पहले तो ये साधारण प्रश्न पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में गोल गोल प्रश्न आएगा। तो गोलमैन जो है किससे संबंधित हो जाते हैं? आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो जाते हैं, ये नोट लीजिएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत का जिक्र आता है तो आपके जीन पियाजे जी का जिक्र आता है। संवेगात्मक बुद्धि का जिक्र होता है तो गोलमैन का नाम सर्वोपरि आ जाता है। संवेगात्मक बुद्धि अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने, नियंत्रित करने की योग्यता है। इनका पूरा नाम डेनियल गोलमैन है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी को ध्यान आकर्षित किया। अब प्रश्न आ सकता है, संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक किसने लिखी है, या संवेगात्मक बुद्धि पर किसने बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है? डेनियल गोलमैन ने लिखी है। ये याद रखिएगा, अपने माइंड पे स्टोर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेग की प्रवृत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। कई बार जिक्र कर चुके हैं। मैकडूगल का जिक्र होता है, 14 मूल प्रवृत्तियों का जिक्र होता है। मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियों को लेकर संसार में आता है और इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है। अर्थात साथियों, मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है जिससे संवेगों की उत्पत्ति होती है। जैसे मूल प्रवृत्तियों में संवेग, भागना, भय, युत्सा, युद्धप्रियता, क्रोध, शिशु, रक्षा, वात्सल्य, ये सारे आदि आते हैं। अगला, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? क्रोध और भय होता है, स्नेह तथा प्रेम होता है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सटीक में अगर जाने, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं संवेदी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेग से युक्त। अर्थात जब व्यक्ति वेगमान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। और ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है गति से। अतः अंग्रेजी इमोशन शब्द का अर्थ आंतरिक भावों से बाहर की ओर गति देने से। किससे है? इमोशन शब्द का अर्थ क्या होता है? आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से होता है। और 20वां प्रश्न स्क्रीन पर है, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। इनमें से कौन सा कौशल जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण की बात करेंगे, विचार करने की बात करेंगे,
समानुभूत देने की बात करेंगे, याद करने की बात करेंगे। जी हाँ, ऐसा संवेगात्मक कौशल जो बुद्धि से संबंधित हो वह कोई नहीं, आपका समानुभूत देना। सी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही मान लेंगे, क्योंकि समानुभूत देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। और डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 अन्वय भी बताए हैं, और वह आपका स्वबोध है, स्वनियमन है, सामाजिक कौशल है, समानुभूत है और अभिप्रेरणा है। ये 5 आपके संवेगात्मक बुद्धि के अन्वय हैं, डेनियल गोलमैन के द्वारा बताए गए हैं। और आज का मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए। इनमें से कौन सा कौशल है भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है। साथ ही साथ साथियों, आपका टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर किया फटाफट फीडबैक करके बताइएगा। तैयारी को जांचिए, बेहतर तरीके से कीजिए। आगे आने वाली क्लासेज बेहतरीन हैं। अगर अपने टीटी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने शिक्षकों को, परिवार को आपने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। ये आपका परिवार है। दिल खोल के प्यार स्नेह कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बना